तो आज आपको ऐसी टीवी एक्ट्रेस से मिलवाने जा रहे हैं जिनको टीवी इंडस्ट्री में बिल्लो रानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कबूल है, खुशियाँ, काफी सारे सीरियल्स में काम किया है जिनकी काउंटिंग नहीं है। मेरे साथ है आम्रपाली। इनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और इनकी टीवी इंडस्ट्री के बारे में भी बातचीत करेंगे। आम्रपाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। थैंक यू सत श्री अकाल। अच्छा, I learned one line in Punjabi. I will say that साड़ी पंजाबी इन्नी चंगी नहीं है जी। हुण 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 कोशिश कर दी। डेफिनेटली, मतलब जिन्नी भी बोली जबरदस्त ही बोली। लखनऊ 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 के लखनऊ शहर से आप हो, नवाबों का शहर कहा जाता है, बट पंजाबी ट्राई की, बट वो अच्छी अच्छी कोशिश थी। अच्छा आम्रपाली, अगर आपके टीवी जर्नी की बात की जाए, जैसे आपने काफी शुरू से खुशियां से डेब्यू किया, डीडी नेशनल बैक टू बैक सीरियल्स किए, प्यार के दो नाम, एक रात है एक शाम, कबूल है किया, उसमें तनवीर का कैरेक्टर था, देन बहू बेगम किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीवी इंडस्ट्री में, और क्या चीज सबसे खास रही है एज एन एक्ट्रेस? सबसे अच्छा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है मुझे सिर्फ यही आता था और मैं ऐसी फील्ड में आ गई। लेकिन हाँ, जब एक्टिंग करनी नहीं सीखी थी या करना नहीं था, तब तक डिसाइड कभी नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। और मुझे कभी पता नहीं था कि ये मेरा जॉब होगा या मैं इस फील्ड में जाऊंगी। बिकॉज जब लखनऊ में थी तब मैं सिर्फ कथक सीखती थी और यही एक मेरे फादर का भी ड्रीम ये था कि मैं कथक डांसर बन जाऊं। जैसा हम मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि हम 4 बच्चे हैं, तो सब लोग अपना अपना अच्छे से पढ़ ले और अपना अपने हिसाब से अपने जॉब को चुने। तो मैं हमेशा से कल्चरल एक्टिविटीज में हमेशा से काफ़ी एक्टिव थी और फेमस भी थी वहाँ पे। तो जब मेरे फादर को लगा कि मैं डांस वांस कर लेती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक क्लासिकल फॉर्म है डांस कथक, वो मुझे सिखाया और सिखाने के लिए भेजा। और सोचा कि यही करके टीचर, जो आई वाज वेरी गुड इन माय स्कूल, और मेरा जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैं सीखती थी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, तो यही ड्रीम था। बट समहाउ पता नहीं, शायद डेस्टिनी को बॉम्बे लेकर आना था या मुझे एक्टर बनना था। तो मैं एक ग्रुप है आवाज करके लखनऊ में, जो यूनिसेफ के लिए काम करता है, उससे जुड़ गई। तो उनके साथ मैं स्ट्रीट प्ले करने लगी। फिर ऐसे करते करते थोड़ा प्लेस के लिए थोड़ा रुझान हुआ, तो लोगों से पूछा कहाँ जाते हैं। तो मेरे एक टीचर हैं जो वहाँ पर, जैसे दिल्ली में एनएसडी है, वैसे लखनऊ में भारतीय इंटरनेट अकेडमी है, जहाँ पे एक्टर कैसे बनते हैं उसके लिए आपका कोर्स किया जाता है उसके लिए। तो उसके टीचर हैं। उस वक्त इंस्टीट्यूट बंद था और सर का वर्कशॉप चल रहा था, तो किसी ने मुझे बताया कि तुमको वर्कशॉप करनी है तो कर लो। मैं वहाँ गई। वर्कशॉप 15 डेज का खत्म हो चुका था और 15 डेज का ही था, जहाँ पे सिर्फ वो ब्लॉकिंग सिखा रहे थे और प्ले होने वाला था, प्ले की रिहर्सल। तो पता नहीं सर को क्या अच्छा लगा होगा या जो भी है, सर ने बोला अच्छा ठीक है, यू कैन ज्वाइन। तो मैंने ज्वाइन किया, मैं बैक स्टेज सीखा, फिर प्ले की रिहर्सल शुरू करी। तो अगेन डेस्टिनी, सर ने मुझे पहले कैसे हीरोइन का रोल दे दिया, उसमें सूत्रधार भी मैं थी और उसकी हीरोइन भी थी। तो और फर्स्ट ही प्ले में मुझे अवार्ड भी मिला। तो बड़ा अच्छा सा ये हो गया था। तो मेरे सर ने मुझे हमेशा यही बोला कि तुमको जो भी करना है अच्छा करना है, ऐसा नहीं करना कि, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो सब लोग बुलाते थे कि अच्छा आप हमारे साथ कर लीजिए, या किसी का प्ले बहुत अच्छा होता था, किसी का नहीं होता था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही फर्स्ट टाइम बोला कि जो भी प्ले करूँगी या जो भी करूँगी, जो अच्छा हो वही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना जो मुझे भी लगे कि अरे ये आम्रपाली क्या कर रही है। तो वहाँ से शुरू हुआ और बॉम्बे आई और लकली जल्दी काम मिल गया मुझे। खुशियाँ बहुत जल्दी मुझे मिल गया विदिन 3 मंथ्स। उसके पहले मैंने एपिसोडिक शोज करे, कुछ सुराग है, कि जो फिर एक एक्टर की लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड होता है वो फेस करने का मौका नहीं मिला, सब कुछ स्मूथ ही गया, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, मुझे काम के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे बॉम्बे में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। बिकॉज आई तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जिसके साथ में मैं प्ले करती थी, वहाँ उन्हीं का ग्रुप था। उन लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुमको इस फील्ड को परस्यू करना है तो यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे कुछ तो कर ही सकते हैं। तो उस वक्त जया भट्टाचार्य मैम भी यहाँ पर थी, फिर एक स्मिता करके है एक एक्ट्रेस, वो भी आ चुकी थी, और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। तो मैंने बोला ठीक है जाते हैं। तो मेरे पापा वाज नॉट एग्री। हमें वो उनको जब मैंने पहले बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है और कि तुम्हारी मर्जी, तुमको जाना है जाओ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे जाना तो है, मेरा डिसाइड है, तो अब अभी कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं नहीं जानती हूँ। तो मैं प्लेस जब करती थी तो मुझे हर प्ले का पैसा मिलता था, तो मैंने इकट्ठा किया हुआ था और मैंने कुछ अपनी बड़ी सिस्टर है उनसे मांगा, तो थोड़ा अमाउंट लेके मैं आ गई बिना ज़्यादा वो किए। मतलब फिर भी मेरे पापा मम्मी ने मुझे अच्छे से बिठा दिया कि ठीक है तुम जाओ।
जब यहाँ पर आई तो 4-5 डेज जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों के साथ ही रुकी। उसके बाद उन्होंने मेरा इंतज़ाम एक पीजी में करवा दिया कि यहाँ पे रह सकते हो। तो सर्वाइविंग, मेरे काम मिलने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमेशा रहने के लिए घर छोड़ना जैसे मुझे याद है एक बार रात को मेरे लैंडलॉर्ड 12 बजे, न्यू ईयर का टाइम था, 31st आई थिंक ओके। 2004 की बात है, और उन्होंने मुझे रात में बोल दिया कि तुम जाओ 12 बजे रात को। अब न्यू ईयर का टाइम 12 बजे रात को एक लड़की कहाँ जाएगी? और उस वक्त पैसे डेफिनेटली। भी नहीं थे, बिकॉज डिपॉजिट तो उनको ही दे दिया, और इतना ऐसा कुछ काम नहीं मिलता। और हम जब काम करते हैं एक्टर्स, तो हमेशा ऐसा होता है कि आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद मिलता है, और मैं आई 2003 में थी, और ये 2004 की बात है। मुझे लगा कि अभी क्या करूँ। फिर मेरा एक फ्रेंड है जो कि लखनऊ से था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अभी मैं रोड पर खड़ी हूँ अपना बैग वैग लेके, और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। वो बेचारा आया, और उसने अपनी जो फैमिली है यहाँ पे रहती है, उसके उनके घर में मेरा इंतजाम किया कि अभी तुम एक दिन तो रुको, एटलीस्ट रात बिताओ, फिर कल देखते हैं क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे ऐसे कि, तो मुझे हर बार हर थोड़े दिनों में घर जो चुनना पड़ता था, घर ढूंढना मतलब पड़ता था। काम हाँ, की दिक्कत नहीं काम मुझे आई, जल्दी रहने मिल की गया था। दिक्कत आई है। हाँ, रहने की जैसा दिक्कत, फिर खाने की दिक्कत, पैसे खत्म हो गए, पैसे थे ही नहीं, बिकॉज जब पहली बार किसी के साथ में रही, उन्होंने डिपॉजिट ले लिया और वापस नहीं किया। उनके साथ में भी कुछ ऐसी थोड़ा सा अनबन हो गई थी, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, तो मैं चली गई, तो उन्होंने डिपॉजिट दिया नहीं। तो एक बार जो डिपॉजिट दे दिया, मेरे पास पैसे ही नहीं, जल्दी टाइम में जब कमाऊंगी तभी आएगा। तो ऐसा बहुत बारी होता रहा। तो कभी कोई लैंडलॉर्ड अच्छा था जिसने थोड़ा माफ कर दिया, लेकिन मुझे लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे नहीं मिले। हमेशा ऐसा होता था, या तो मुझे बोल देते कि पैसे नहीं है तो जूझ जाओ। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने जो गोल्ड पहना हुआ था मैंने वो बेचा। फिर कुछ ओके। कुछ ऐसे ही चलता गया। एक बार तो ऐसा था कि बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, मतलब जीरो पैसे। तो थ्री डेज मैं भूखी भी रही हूँ। तो इसमें मुझे ज़रूर स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन काम मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। काम आई थिंक जब मैं आई थी तो मुझे 15 डेज में ही सुराग करके एक सीरियल आता था उस वक्त, DD1 पे, उसमें एक छोटा सा रोल मिला था। तो जब मैं वो करने के लिए गई और मैं बैठी हुई थी, तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शो के, मैं नाम नहीं लूँगी, वो उन्होंने मुझे देखा कि पूछा और लोगों से कि ये लड़की क्या करने आई है। तो उन्होंने बोला एक छोटा-सा रोल है 2-3 लाइन का, वो करने के लिए। तो पता नहीं उनको क्या समझ में आया, उन्होंने बोला नहीं-नहीं, इस एपिसोड की जो हीरोइन है उसको ये बना दो, और ये वाला लाइन किसी और को दे दो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी खुश हो गई थी, और मैंने आके अपने सारे फ्रेंड्स जो लोग आस-पास रहते थे उनको बोला, मैंने कहा यू नो दैट प्रोड्यूसर सेड दैट मुझसे आके कल मिलो, और उसने मुझे यहाँ पे ऐसे कर दिया। फिर धीरे-धीरे पता चला कि लोग थोड़ा काम कैसे होता है, लोग कैसे हैं, लोगों को जानने का मौका मिला। तो ये फिर उसके बाद मुझे खुशियाँ 3 महीने बाद ही मिल गया था। उसका भी स्टोरी है। मुझे मलेरिया हो गया था और मैं अपने घर में थी, ओके। और जो उसकी जो को-प्रोड्यूसर थी सोनू दी, उन्हें मैं मिल चुकी थी एक ऑडिशन में, और वो कॉस्ट्यूम्स करती थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अमरपाली क्या कर रही हो? मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे मलेरिया मलेरिया हुआ है, और मैं बस अभी इंजेक्शन ही लिया और मैं घर पर ही हूँ। बोले नहीं बस आ जाओ। और रात का 8 बज रहा था, मुझे फीवर, ऐसे ही मैंने पूरा बाल-वाल तेल-वेल लगा रखा था, और बोला कि नहीं-नहीं आ जाओ। मैंने कहा इतनी रात को मैं नहीं निकलती हूँ। मेरा रूल मतलब था हर कि मतलब जो हर सीरियल के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, ज़रूर हर है। हाँ, सीरियल हाँ, के। हाँ, हाँ। ओके। तो मेरे रूल्स थे पहले जब मैं बॉम्बे आई थी, कि 12 से 7 ओ क्लॉक सिर्फ स्ट्रगल करना है, 7:30 घर पे रहना है। उसके बाद कहीं नहीं निकल सकते, बस फिर घर पे ही, चाहे वो कैसे भी हो। तो मैंने बोला अभी मेरा टाइम नहीं है आने का, मैं 8 ओ क्लॉक नहीं निकलती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। आऊँगी तो उन्होंने बोला अरे मैं हूँ, दीदी बोल रही है और तुम आओ, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, आओ। तो मैं रहती 4 बंगलो में थी, और लोग बस वहीं पर पास में ही जाना था, मैं चली गई। और उन्होंने ऑडिशन लिया। मुझे याद है मैं ज़मीन पर बैठी हुई थी, मेरे दोनों प्रोड्यूसर ऐसे पलंग पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ। अच्छा अच्छा, ये लाइन्स हैं, बोल के दिखाओ। तो मैंने दिखा दिया, और वो फिर हम्म। दूसरे रूम में गए, और शायद उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, और मुझे पूरा एक साथ बंच दिया 4 ओके। एपिसोड का, और बोला कि ये तुम बाय हार्ट कर लो, परसों से शूटिंग करेंगे, सॉरी कल से शूटिंग करेंगे। तो मैंने कहा ये कितना बाय हार्ट करना है, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ प्लेस करके आए थे, और ज़्यादा बॉम्बे में मैंने कैमरा फेस नहीं किया था। वो मैंने सिर्फ डांस के लिए कैमरा फेस किया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि एपिसोड्स जब भी शूट करते हैं तो कट होता है, एक सीन करते हैं, 2 सीन करते हैं। ऐसे ही लगा कि पूरा बाय हार्ट करना है, और जैसे हम प्ले करते हैं पूरा वैसा होगा। तो मैंने सोचा हम्म। इतना सारा कैसे हो सकता है। तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला। मैं घर आई, मैंने सोनी को फ़ोन किया, मैंने कहा 4 एपिसोड कैसे याद करूँगी, ओके। और कल आपको शूट करना है। उसमें उन्होंने मुझे एक काम भी दे दिया कि तुम अपने लिए जाके अपने स्टाइल का चश्मा खरीदो, जिसमें मैंने खुशिया में मैंने चश्मा पहना हुआ है।
और अपना नाइट ड्रेस खरीदो और एक अपना कोई सूट खरीद लेना और पैसे हम पे कर देंगे, तुम ये अपना साइज का खरीद के लेकर आ जाओ, तो बस जल्दी शूट करना है। अब मुझे सुबह ये भी काम है, मुझे बाय हार्ट भी करना है। मैंने कहा मैं तो नहीं, तो फिर सर ने, मेरे जो कपिल सर हैं बहुत ही अच्छे हैं, सीरियल के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एंड ही इज अ वेरी गुड राइटर। स्टिल मेरी उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, मिलती रहती है मैं उनसे। तो मैंने उनको बोला कि कैसे होगा, सर ने बोला डोंट वरी, हो जाएगा, तुम बस आ जाओ कल। मैंने बोला ठीक है। तो फिर सुबह ऐसे करके हुआ। जब मैं शूट पे गई तो मुझे बोला गया कि तुम्हारा रोल जो है ना वो तुम्हारा सेंटर कैरेक्टर है। तो अब मुझे सेंटर कैरेक्टर भी नहीं पता था उस वक्त कि दिस इज कॉल्ड मेन लीड। मुझे लगा जो सेंटर में खड़ा होता होगा वही सेंटर कैरेक्टर। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, सेंटर कैरेक्टर है तो हाँ। तो मैं अपना शुरू किया, मैंने 1-2 एपिसोड। बस मेरे साथ में सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे डर नहीं लगता है, मतलब पहले भी नहीं लगता था और अभी भी नहीं लगता है कि मैंने अगर कैमरे के सामने हूँ तो फिर मैं बिल्कुल बिंदास हूँ, आप जो बोलेंगे ऐसे कर मतलब दूंगी। कैमरा फ्रेंडली हो, अब जैसे कई लोग हाँ कैमरा शाई होते हैं ना, हाँ कैमरा शाई नहीं हो, कैमरा फ्रेंडली, कैमरे के साथ हाँ फ्रेंडली हो जाते हो। अच्छा, हाँ जैसे आपने बताया आपने थिएटर भी किया, स्ट्रीट प्लेस के, थिएटर का सपोर्ट कितना रहा है लाइफ में? अभी का जो बहुत थिएटर का ज्यादा आई मीडियम है, थिंक। अभी का जो थिएटर का मीडियम है पहले के थिएटर से कंपेयर करें तो क्या अंतर नजर आते हैं? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया है थिएटर। पहले तो हम लोग अपने अपने खुशी के लिए और अपनी चॉइस के लिए करते थे और कुछ सीखने के लिए करते थे। अभी अब जो लोग एक्टर आते हैं बहुत सारे, या जो भी, मतलब मुझे जो लगता है उनको शायद लोगों ने बोल दिया है कि अरे ये बड़ा एक्टर है ना, ये थिएटर करता था इसीलिए इतना अच्छा एक्टिंग है इसका, बड़ा है। तो नाउ दे आर डूइंग लाइक एज अ फैशन और एज ए दस, लाइक अच्छा हम ठीक है कर लेते हैं, एक डिप्लोमा मिल जाएगा। लेकिन जब मैं करती थी, मुझे याद है, तो मैं तो ऐसे ही गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये करियर परस्यू करूंगी या मुझे ये काम है। मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि उस वक्त कोई दिशा नहीं थी कि मुझे काम क्या करना है या मुझे करना क्या है। और मेरा बस खाली चल ही रहा था, मतलब मैंने 12th ही फिनिश किया था, तो मुझे लगा था मैं क्या करूंगी अभी, ग्रेजुएशन गॉडफादर भी करके नहीं कुछ। होगा उस टाइम, गॉडफादर भी नहीं है अभी तो, गॉडफादर फिर भी। तो मुझे समझ में भी नहीं आया था कि मुझे क्या करना है। और तो मैंने ये ऐसे ही कर लिया। तो फिर जब मुझे याद भी है कि मैं सुबह सुबह मैं उतना पैसे भी नहीं मिलते थे घर से कि मैं स्पेशली थिएटर के लिए मुझे स्पेशली पैसे दिए जाए। तो मैं सुबह पहले सेल्स गर्ल का काम करती थी 5 बजे तक। उसके बाद मैं सीधा डायरेक्ट, जो मुझे वहाँ से पैसे मेरे अर्न होते थे, वो डायरेक्ट किराया दे के मैं अपने प्लेस को सीखने के लिए जाती थी। तो इस चीज़ के लिए क्योंकि मेरे फादर का कभी ये था नहीं कि मैं कभी ये करूँ। उनका था कि भाई मैंने ये सिखाया है, तुम ये परस्यू करो अच्छे से और इसमें अपना करियर बनाओ। मतलब बट सपोर्ट ठीक ठाक ही रहा है, फैमिली हाँ सपोर्ट नहीं, ऐसे कहा जा जब सकता है। फर्स्ट प्ले आ गया था और काफी पेपर वेपर में नाम आ गया था, देन ही थॉट कि अच्छा ओके ठीक है। ओके। ऐसी सेम चीज जब मैं बॉम्बे आ गई थी और खुशियाँ आ गया था, और मैं जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे से लखनऊ गई हूँ, तो लोग मुझे मेरे मेरे नाम से नहीं बुला रहे थे, लोग मुझे खुशी बुला रहे थे। मतलब मेरे ही नानी के आसपास जो लोग रहते थे या जो मेरे घर के आसपास लोग थे, वो लोग मुझे खुशी बुला रहे थे। तो उस टाइम से फिर थोड़ा लगा पापा को कि नहीं सही कर रही है। बिकॉज नॉर्थ में लोगों का क्या होता है ना कि लोग, अदर लोग ज्यादा बोलते हैं कि अरे अकेली भेज दिया बॉम्बे, एक ट्रस्ट बॉम्बे हो गया पता कि है कैसा। अच्छा, एक मतलब प्राउड मोमेंट आ गई, प्राउड प्राउड फील हो रहा था कि बेटी काम कर रही है तो खुशी है। मतलब यस स्टार्टिंग में पेरेंट्स को होता है कि हाँ लखनऊ से बॉम्बे जा रही है, फ्यूचर क्या सिक्योर है कैसा होगा, फ्यूचर सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती ये है। ओके। बिल्कुल। तो तेरी बिंदिया गाने की बात कर रहे हैं आपने, तेरी बिंदिया किया यश के साथ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उस गाने के, गाने में? सबसे बड़ा और चैलेंज यश तो ये से, था। और यश के साथ मुलाकात तीन बहुरानियों के दौरान हुई थी आपकी, या कैसी हुई, उनसे कैसे मिलना हुआ यश के साथ? 3 बावरानिया के पहले ही मैं जब लखनऊ में थी, आई थिंक इनका सीरियल आता था 2001 में, आवाज दिल से दिल तक। तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग टीवी देखते थे। तो मैं एक दिन खड़े होकर ऐसी टीवी देख रही थी, मेरी सिस्टर बगल में थी। मैंने बोला ये लड़का हमेशा जी टीवी का शो करता रहता है और देखो ना इसका स्टड अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसे करता रहता है। तो मैंने बस ऐसे बोला और मुझे लगा कि इट्स गुड हैंडसम। और तब तक पता नहीं था कि एक्टिंग करनी है। फिर मैं यहाँ पर आ गई और जब मुझे 2005 में 3 बार मिला था और 6 पे हम लोगों ने शो करना शुरू कर दिया था, हम फ्लोर पे थे। और 3 महीने बाद ही मेरा जो हस्बैंड पहले प्ले कर रहा था उसको कुछ प्रॉब्लम होगी और उसने बोला कि मुझे रिप्लेस कर दीजिए। और जब रिप्लेसमेंट की बात आई और सबने मुझे बोला आम्रपाली अभी ये जा रहा है और तुम्हारा हस्बैंड को हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसका ऑडिशन होने वाला है, तो मेरे दिमाग में आया कि यही आने वाला है। मतलब मेरा सिक्स सेंस ऐसा बोला कि यस ही आएगा ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि अभी मैं किसी को बता तो सकती नहीं थी कि वो आएगा या नहीं आएगा, या किसी को पूछ तो सकते नहीं थे, बिकॉज अब हम लोग इतने ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं अपने डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से, अपने क्रिएटिव से। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सर ने जो बोल दिया बस उतना कर दिया।
या जो क्रिएटिव ने बोल दिया, मतलब थोड़ा सा डर हमेशा रहता था कि पता नहीं ये क्या करेगा। अब हम लोग इतना फ्री हो चुके हैं, इवन क्रिएटिव और प्रोड्यूसर ये सब भी इतना फ्री हो चुके हैं कि दे गिव यू लाइक दिस मच लिबर्टी कि अच्छा आप बोलिए क्या बताना है आपको, क्या करना है, अपने तरीके से करिए ये सब चीजें। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे पता करूं कि कौन आ रहा है। तो मैंने अपने मेकअप रूम के ऊपर मैं खड़ी हो गई। हमारा तरापा था ऊपर, जहाँ पे हमारा मेरा मेरा और मेरी जो को आर्टिस्ट थी कादम्बरी, उसका मेकअप रूम ऊपर ही था। तो हम लोग ऊपर से खड़े होकर मैं देख रही हूँ, मेरी आदत थी कि मैं रोलर्स लगाती थी अपने बाउंस के लिए। मैं ओके। रोलर्स लगा के ऐसे देख रही थी कौन आया है, कौन है लड़का है, ऐसे करके देखा मैंने कि यश ही था। मैंने सोचा अरे वाह ये तो वही सिक्सेस ये काम जिसको कर गई। और बाद में हमारे दिमाग में सिक्सेस वाकई में काम कर गई है, तो यश ही है, हाँ जो मैं सोच रही थी वही है। वही यार। तो मैं इतना खुश हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से हमने शूटिंग शुरू कर दी। तो यश का आदत है कि वो अपना शॉर्ट्स जो जो उनका होता है उसको पहले प्रिपेयर करते हैं। मेरी आदत ऐसी है नहीं, मैं मुझे अगर स्क्रिप्ट मिलता है मैं बोलती हाँ और मैं वहां जाके कर देती हूँ। तो मैं थोड़ी सी स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ, यश थोड़े से ठहराव वाले एक्टर हैं। तो जब वो हम जब पहला शॉट देने के लिए आए, हम दोनों का कुछ बेडरूम में ही कोई सीन था। तो यश ने बोला हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर वैसे कर लेंगे। मैंने बोला ओके। तो ऐसे था। मैं इतनी खुश भी थी और इतना शर्मा भी नहीं थी कि मैं नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तो मतलब मैंने मन में बोला एक्साइटमेंट हाँ होगी ना, मतलब नीचे exactly, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो रहा है, हाँ। मतलब वो तो सब। मैंने वो कर लिया और जैसा यश ने मुझे बोला मैंने पूरा सीन वैसे ही कर लिया, विदाउट एनी लाइक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी फंबल, विदाउट एनी क्या कहते हैं रीटेक्स, एनी सब कुछ हो गया। उसके बाद यश ने जाके उसको, यश की आदत है मॉनिटर पे देखनी की, मेरी आदत नहीं है। तो यश ने बोला कि देखिए मॉनिटर पे। मैंने कहा तो हम लोग 3 मंथ्स तक तो हमने शायद कुछ बात नहीं करी होगी। उसके बाद सडनली रिसेशन का टाइम आ गया उस टाइम पे, और ऐसा हो गया कि शूटिंग होती थी और काफी टाइम के लिए बंद हो जाती थी, बट हमको जाना अलाउड नहीं था कि हम अपने घर चले जाएं। और वैसे भी इतनी दूर हमारी शूटिंग होती थी कि हमें 2-2.5 घंटे लगते थे अपने घर से पहुंचने में। और तो प्रोड्यूसर को लगता था कि अरे भाई अगर हम भेज देंगे तो फिर इनको कैसे बुलाएंगे। तो उनका था कि आप लोग यहीं बैठिए टिल दी टाइम। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम 9 to 9 हमारा कोई टाइमिंग था कि हम इतनी देर से इतनी देर तक शूट करेंगे। उस वक्त ऐसा था कि आप बस आगे हैं, आने का टाइम बस खाली फिक्स है और जाने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है। ओके। तो हम लोग बिल्कुल करते रहते थे। तो जब हो गया तो रिसेशन का टाइम आ गया तो हम लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठे रहते थे। तो मैं उस वक्त शायद उस दिन शायद कोई नहीं होगा, मैं अपने ऊपर रूम में होंगी और मेरा और यश का ही कोई सीन था। तो यश अपने रूम में बुक पढ़ रहे थे और मैं ऊपर से ऐसे कुत्ती फांती आई और मैंने बोला क्या कर रहे हो। तो ये अच्छा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस पढ़ रहा हूँ। हेलो ओके। तो हम लोग कुछ ऐसे ही अपना कुछ कुछ बात बात करते रहे। उसके बाद यश से पूछा कि लंच पर चलना है। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो मैं लंच पे चले गए हम लोग। वहाँ जाके ऐसा मतलब किसी ने ऐसा किसी को कुछ बोला नहीं है अभी तक, मतलब जब तक हमने शादी नहीं करी थी या तभी बाद में भी, कि किसने किसी को प्रपोज किया, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग वहाँ पे लंच करे थे, यश ने मुझे बोला कि मुझे कुछ तुमसे कहना है। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। तो इट वाज जस्ट लाइक अ म्यूचुअल थिंग कि अच्छा हाँ हो गया। फिर उसके बाद वी जस्ट स्टार्टेड गोइंग अराउंड, मिलते शूट पे मिलते थे, कभी वहाँ से घूमने जाते थे, कभी कुछ करते थे, बस यही सब। ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, मतलब जर्नी जो रहा है। अच्छा, शादी के बाद लगता है कहीं ना कहीं कि कम बैक करने का मन होता है कि कम बैक करूं, जैसे अभी तुझसे राब्ता सीरियल भी किया और सीरियल्स भी किए, एक मन होता है कि दोबारा कम बैक करूं फैंस के लिए। और मन में ये भी रहता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को संभाला, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसा कभी हुआ है कि मैं मतलब मन में ख्याल आते रहते हैं कि मुझे कम बैक नहीं तो बिल्कुल करना ही है? आते रहता है बिकॉज जब 2 बार ऐसा हुआ है। जब 3 बार आनिया था तो बहुत पीक पे था और मेरा अलग वो था, हम दोनों का अफेयर था। हम लोगों ने फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपना काम शुरू किया कि ये करना है ये नहीं करना है। ऐसे ही कबूल है के टाइम पे बिल्कुल पीक पे था एंड सडनली मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं एक्चुअली उसके पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका था कि हम लोग करें बेबी की नहीं करें, ऐसे था। तो जब हुआ तो हम लोग को लगा था ठीक है करते हैं। तब तक उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि बेबी हो जाएगा तो मैं ऐसी हो जाऊंगी कि मैं बिल्कुल मेरा सारा दिमाग बच्चे पे हो जाएगा या हम लोग चूज करने ओके। लगेंगे काम। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था कि ओके ठीक है बेबी हो रहा है, बेबी हो जाएगा, फिर मम्मी पापा संभालेंगे या जो भी संभालेगा, मैं तो अपना काम करूंगी। ऐसा ऐसा ही दिमाग में था। और लेकिन द मोमेंट कबीर आया और सब कुछ चेंज हो गया कि ओके। हाँ कि क्या करना है, फिर उसकी तरफ पूरा दिमाग हो गया। ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं आया, कभी 4 महीने का था तभी से मुझे काम आना शुरू हो गया। उसी वक्त मुझे बिग बॉस भी आया था जब वो कभी 4 मंथ्स का था। हाँ। तो मैंने मजाक भी किया कि अरे बिग बॉस में अगर बेबी को लेके आ सकते हैं तो मैं उसको लेकर आ जाती हूँ।
तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी भी हैं। जब कबीर बिल्कुल मैंने कंसीव किया था तब मुझे झलक दिखला जा आया, तो हम्म। अगेन मैं कंसीव कर चुकी थी, तो फिर मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं रिस्क ले सकते हैं। तो फिर ये सब बहुत सारे ऐसे शोज छोड़े, कुछ कुछ किया। फिर हम्म। इश्कबाज आया। इश्कबाज मैंने क्यों किया, बिकॉज वो मेरी गुल मैम का था, और गुल मैम को मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत मानती हैं, और उनके साथ में एक अलग तरीके का कनेक्शन है। उस प्रोडक्शन हाउस के साथ में बहुत ज़्यादा एक फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है। उनको पता था कि मेरा एक छोटा बेबी है, मैं उतना ही टाइम दे सकती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल अपने पहले से ही उन्होंने सब कुछ रेडी करके रखा था हम्म। कि आम्रपाली आ रही है, इतने बजे आएगी, इतने बजे जाएगी, उसको इतने बजे बुलाना, इतने बजे नहीं बुलाना, या इतने बजे छोड़ देना। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज उस वक्त कबीर आई थिंक 10 महीने या 11 महीने का ही था, 10 ही महीने का शायद था, ओके। और मैंने शुरू कर दिया था। तो वो भी, लेकिन यश ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, और शूटिंग भी बहुत अच्छे से मैनेज हो गई, बिकॉज मुझे हम्म। ज़्यादा देर के लिए जाना नहीं पड़ता था। मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँचती थी, 5:30, 5-6 बजे तक मुझे मेरा Okay. पैकअप करके वो लोग मुझे छोड़ देते थे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बहुत परेशानी हुई हो, इसलिए मैंने इस बार शुरू किया। उसके बाद जब तुझसे राब्ता किया, तो तुझसे राब्ता जब मैं ऑडिशन देने के लिए गई, तो जो उसकी क्रिएटिव है, उन्होंने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर है, और ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। हम्म। मैं काफ़ी टाइम से पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए वेट करी थी, बिकॉज बहुत सारा नेगेटिव कर लिया था, अगेन इश्क बाज में भी नेगेटिव कर लिया था, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, एंड आई वाज गेटिंग गुड मनी, एंड बस ये था कि बहुत छोटा ही दिन, कुछ दिनों का ही वो हम्म। रोल था। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे काम ही ऐसा करना है जो मैं अपने बेबी को देख पाऊँ और कर पाऊँ। तो मैंने वैसा कर लिया। तो हमेशा ये डेफिनेटली रहा है कि कबीर के बाद मैंने चूज जरूर किया है, जिसमें कभी कभी आपको बहुत गुस्सा भी आता है कि आपका नाम हम्म। है, आपका इतना, आपका करियर है, आप इतने पैसे वो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कबीर के लिए सब ठीक है। ओके। तो मतलब आम्रपाली अब तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे वो असगर मिर्जा हो उसमें बहू बेगम में, या सोनाली हो नीम नीम शहद का, मतलब विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर जो दिल के करीब हो? और ये बिल्लो रानी, जब फैंस कमेंट करते हैं जब भी सोशल मीडिया के नीचे, एक खुशी होती है, बिल्लो रानी के पीछे की कहानी क्या है? आपको मेरे बिल्लो रानी का नाम दिया गया है। हाँ, मैं और बता रही जॉनर क्या, फेवरेट जॉनर क्या है आपका टीवी इंडस्ट्री में? विच इज हूँ। योर मेरे फेवरेट जॉनर? ओके, मेरे 3 फेवरेट कैरेक्टर अभी तक रहे हैं। फर्स्ट कुछ खुशियाँ, बिकॉज़ वो बिल्कुल डिफरेंट था। लोगों को, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि आप नेगेटिव करती हैं, आपने पॉजिटिव नहीं किया है, और आप से बिकॉज़ क्या हुआ कि कबूल है इतना ज़्यादा सारे कैरेक्टर्स पे हावी हो गया कि लोग मुझे उससे ज़्यादा पहचानने लगे। लेकिन खुशियाँ तनवीर वाज़ का कैरेक्टर वेरी, काफी पसंद किया गया था, हाँ, तनवीर हाँ। को। तो खुशियाँ तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी सा कैरेक्टर था, और बहुत ही अच्छा था। तो वो मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। हमेशा मैं और थोड़ी-सी मैं खुशी टाइप्स हूँ भी, झल्ली-सी या टाइप्स करने वाली, तो वो बहुत मुझे पसंद था। अगेन तीन बार रानिया मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ तीन बार रानिया भी पॉज़िटिव कैरेक्टर था, बट उसमें एक टाइम आया जब मुझे दिखाया गया कि मुझे एक भूत ने पोजेस कर लिया है, और मैं भूत के अंदर में आ गई हूँ, तो मुझे पॉज़िटिव भी रोल करना होता था और नेगेटिव भी। वो भी बहुत फेमस हो गया था, और लोगों को उसका नेगेटिव ज्यादा पसंद आ ज्यादा गया था। ज्यादा एंजॉय नेगेटिव में किया या पॉजिटिव में? नहीं, दोनों में ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। दोनों मैंने बोला ना कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस इंटेंस और ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सो भी रही होंगी और आप मुझे आके बोलोगे कि रोने वाला और मरने वाला सीन है, मैं बस आऊंगी और मैं शुरू हो जाऊंगी। और अगर मैं ऐसे ही दूसरा वाला होगा और आप बोलोगे कि आपको आपको एक किलिंग सीन दिया में। जा रहा है, आपको मारना है किसी को और बिल्कुल भयानक वाला नेगेटिव अच्छा, करना है कुछ, इनमें से आप अपना ड्रीम रोल किसको मानते हो, जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं? वो तनवीर हो, सोनाली हो, या कोई भी हो कैरेक्टर? अब अभी तक तो ऐसा कोई ड्रीम रोल आया नहीं जिसके लिए मैं बहुत बोल सकूं कि ये मेरा ड्रीम रोल है। बट मुझे बस ये है कि मैं एवरी डे जब मैं एवरी टाइम जब मैं कोई नया नया कैरेक्टर करती हूँ, तो मैं हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ धीरे धीरे लर्न करती रहती हूँ। तो आई थिंक एक एक्टर के लिए यही है कि वो हर तरीके के रोल करता रहे, और एक्टर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है कि भैया ये मेरा कैरेक्टर हो गया और ये मेरा ड्रीम रोल था। वो हमेशा ही सोचता रहता है कि अब मुझे ये करने को मिले या मुझे वो करने को मिले। तो मैं दोनों में मुझे तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कॉमेडी भी करी है, मैंने नेगेटिव भी किया है, मैंने पॉजिटिव भी किया है। तो मुझे सब पसंद आता है कि मैं जब जो काम करने लगती हूँ मुझे वो सब ठीक लगता है। तो तीनों कैरेक्टर मेरे, तनवीर भी मेरे तनवीर और थर्ड मेरा तनवीर, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके बाद तो फिर तनवीर जैसे रोल मिलने लग गए। इश्कबाज में भी बिल्कुल वैसे ही था, फिर सुरैया बेगम भी ऑलमोस्ट वैसे ही था। जो मैंने तुझसे है राब्ता में किया, वो तो मैंने बहुत कम दिनों के लिए किया, लेकिन उस वक्त मेरा ममता वर्मा जब, का कैरेक्टर, वो भी हाँ खास रहा उस होगा, वक्त, ममता वर्मा का।
हाँ, उस वक़्त थोड़ा-सा मदरली फीलिंग एक अलग सी आ चुकी थी, तो वो उसको मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज़ कबीर के साथ रहते-रहते मुझे रीम भी ऐसा लगता था कि रीम भी मेरा बच्चा ही है। तो वो रोल भी बहुत नेचुरली निकल के आ गया। मुझे लगा कि मैं कबीर के साथ ही शूटिंग कर रही हूँ, या कब रीम भी बिल्कुल बच्ची जैसी है। तो वो भी उस तरह से हो गया। लेकिन हाँ, अगर मुझे 3 कैरेक्टर बताया जाए मेरा फ़ेवरेट या तीनों, तो मेरे 3 हैं, खुशियाँ, बिंदिया और तनवीर। बिल्लो रानी आई थिंक जब ये आया और पहले से ही जब एडिटिंग के लिए गया तो लोगों ने को मेरी आंखें ऐसी ग्रीन थी, तो उन्होंने सोचा कि कैट साउंड डाल देते हैं, बिल्ली का साउंड डाल देते हैं और पीछे से बिल्लो रानी कर देते हैं। मुझे मुझे याद है मेरा 4-5 दिन शूटिंग हुआ होगा और इतनी जल्दी वो फेमस हो गया था कि मैं अपने कॉरिडोर में, मेकअप रूम में अपने कॉरिडोर में निकल रही थी और बच्चे जो आसपास के बच्चे थे वो बीच में बैठे हुए थे और मैं वॉक कर रही थी एंड दे वर सेइंग दिस वाज अ अचीवमेंट कि मैंने अभी सिर्फ 4-5 ही दिन शूट किया था और एपिसोड आया होगा, 1-2 एपिसोड ही आया होगा और वो इतनी इतनी जल्दी लोगों ने कैच कर लिया था बिल्लो रानी और म्याऊ साउंड। तो ये तो मैं बोलूंगी कि ये मेरी मैम का ही क्रिएशन था कि उन्होंने सोचा कि हम मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये पूरा सब उनका ही था। जैसे हमने सुरैया किया, ओके। तो सुरैया में मेरी जो क्रिएटिव थी इच्छा, उसने ही पहले से करके रखा था कि हम इस कैरेक्टर के लिए ये साउंड क्रिएट करेंगे। तो वो उनका था और जो तकिया कलाम था वो भी डेफिनेटली उन्होंने पहले से ही क्रिएट करके रखा था। बहुत सारी चीजें ये क्रिएटिव्स ही पहले से डिसाइड कर लेते हैं। आपका टीवी पे ही फोकस रहा है हमेशा, कभी बॉलीवुड फिल्में करने का ख्याल नहीं है मन में? बॉलीवुड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी के लिए 2020 में, तो किस हाँ, तरह का कैरेक्टर करना चाहोगे? काफी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बायोपिक्स बन रही हैं। क्या आ, एक्सपेक्टेशंस है लॉकडाउन की बात की? टीवी इंडस्ट्री का जो माहौल है, बॉलीवुड का जो माहौल है, वो कैसा होगा वापस? सब कुछ लिमिटेड में, सबको स्टार्टिंग में जो मैनेज करना होगा वो डिफिकल्ट होगा सबके लिए मैनेज करना। टीवी वाले तो yes, मैनेज कर लेंगे, व्हाट अबाउट बॉलीवुड? उनके लिए डिफिकल्ट होगा। जैसे वायरस है, रेड चिलीज है, धर्मा है, सलमान खान फिल्म है, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कहीं ना कहीं, लगता है आपको ऐसे? अब ये तो है ही है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि मैं जब शुरू शुरू में आई थी तो मुझे मेरा सिर्फ खाली मैं हम लोग लखनऊ में देखते थे क्योंकि सास भी बहू, कहानी घर घर की और करोड़पति। ये 3 ही शो थी जो चलते थे घर पे। और तब तक जब आना हुआ तब मैंने यही सोचा था कि मैं स्मृति ईरानी के जैसा कैरेक्टर करूं और बस वहां तक ही रहूं। तब मैंने कभी फिल्मों में सोचा नहीं था, ना मैंने कोई और चीजें करी थी। अब डेफिनेटली जब अब हम मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए, अभी लगता है एक सिक्योर है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लोग जान चुके हैं। पर्टिकुलर सम कैरेक्टर के लिए लोग अगर कभी बुलाते हैं तो तब मैं सोच सकती हूँ, लेकिन उसमें भी मेरा सब अब जो मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो गया है वो मेरा बस यही है कि मैं जो भी काम करूँ मैं कबीर के अकॉर्डिंग कर सकूँ। ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल, बिकॉज हमारी लाइन ऐसी नहीं है कि हम 10 बजे जाएंगे और 5 बजे वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम अपने बेबी के साथ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। शूटिंग लाइन अगर आप सुबह गए 9 बजे, आपको रात के 9 बजे आना है। उसके पहले आपको निकलना है 7:30 बजे, बिकॉज बॉम्बे में इतना ट्रैफिक लगता है 1-1.5 घंटा। तो अगर मैं सुबह निकली और रात को मैं 10, 10:30, 11, 12 बजे आई तो पूरा दिन चला गया। और अगर यही सेम रूटीन 30 डेज रहा तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने अब जो अपने कैरेक्टर चुनना शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि कोई मेन कैरेक्टर नहीं आता है, डेफिनेटली मेन लीड कैरेक्टर्स आते हैं। ऐसा भी कैरेक्टर्स आते हैं जिसमें होता है कि आपको 30 दिन चाहिए। तो अब मुझे 30 दिन और 25 दिन नाम सुन के डर लग जाता है। मुझे लगता है भाई 10 दिन काम करवा दो या 15 दिन करवा दो। ओके। टिल दी टाइम वो थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता है तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अच्छी तरीके से एक सर्टन एज तक पहुंचा सकूं जहाँ जहाँ पे उसको लगे कि अब मुझे सब पता है। जैसे जैसे अभी बहुत सारी चीजें उसको पता है कि मम्मी शूटिंग पे जाएगी, मम्मा इतनी बजे आएगी, या मुझे ऐसे रहना है या मुझे ऐसे जाना है या नाइन मेरा टू ये फाइव वाला रूटीन है। जॉब नहीं है, जैसे 9 to 5 होता है हाँ, वो जॉब नहीं है, हाँ, टाइम का कुछ वो अता जॉब पता नहीं हमारा है, नहीं है ऐसा ना, क्योंकि हमारा ऐसा कोई कहा जाए। रूटीन नहीं रहता है। हाँ, हम कभी भी जा सकते हैं, हम कभी भी आ सकते हैं। शूटिंग कभी 9 to 9 होती है, कभी 2 to 2 होती है, कभी 7 to 7 होती है, तो कोई फिक्स रूटीन नहीं है। कोई सैटरडे संडे नहीं है, कोई होली दिवाली नहीं है। हम होली को भी शूट कर सकते हैं, हम दिवाली को भी शूट कर सकते हैं। कभी कभी तो हम जो फर्स्ट में लेबर डे बनाया गया उस दिन भी हम शूट कर सकते हैं। तो हमारा कोई डे नहीं है कि हमारी कोई छुट्टी होगी हम जिस दिन उसको बोल सकें कि अब तुम्हारा समर वेकेशन है तो चलो लेट्स गो, हम तुमको समर वेकेशन पे ले जाते हैं, या विंटर वेकेशन है। तो इसलिए मैंने कॉन्शियसली उसको एक सोच लिया है कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा चूजी काम करूंगी ऐसा जिसमें कम टाइम रहे, और मे बी यश थोड़ा ज्यादा काम करें या वो अब अपने हिसाब से काम करेंगे। इंडस्ट्री को लेकर क्या व्यूज है आपके? किसको एक्सपेक्टेशंस लेके? क्या है? टीवी इंडस्ट्री प्लस बॉलीवुड, जैसे मैंने पूछा था ना कि
स्टार्टिंग में जो टीवी वाले होंगे वो तो मैनेज कर लेंगे कि जितने क्रू के साथ शूट हो रहा है तो हो रहा है, बट बॉलीवुड के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम। जैसे बड़े बैनर्स है, वायरस है, धर्मा है, हाँ सलमान खान फिल्म है, रेड चिलीज है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो बड़े बैनर्स है, उनको क्राउड के साथ चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कहीं ना कहीं। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी सब लोगों को समझ हम्म। तो आ ही गया है कि किस तरीके का कौन कौन किस तरीके के रूल्स हमें फॉलो करने हैं, ऑलरेडी कैसा लॉस लॉस हो चुका है, सब लॉस में जा रहे हैं। हाँ बट हाँ वो तो डेफिनेट सी बात है कि लोग लॉस में जा रहे हैं। लोग देखिए ना, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं ओनली बिकॉज हम जो जो टीवी इंडस्ट्री है ना वो डे टू डे आपको अर्न करके देती है। जैसे मैं और हम लोग हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो आपको बना देती है। हम फिल्मों में क्या होता है, हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठहराव होता है, स्लोली पैसा मिलता है, सब कुछ बहुत स्लोली स्लोली होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़े बैनर्स हैं उनको उन्हें उन्हें अब एक अलग बड़ी फिल्म बनाने के लिए डेफिनेटली वो सोचेंगे कि हमको कितना बजट रखना है या क्या करना है। डेफिनेट सी बात है कि इस लॉकडाउन के बाद अब लोग थोड़े से कम बजट में काम करने का सोचेंगे या बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा कट डाउन कर दीजिए पैसे। तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली होने वाली हैं। एंड आई थिंक ये दोनों तरीके से दोनों तरफ से, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी हम फिर से अपनी इस इंडस्ट्री को स्टैंड करवा पाएंगे। मुझे लगता है कुछ सालों बाद अगेन फिर से स्टैंड हो जाएगी, तब आप फिर से जैसा आपकी मर्जी आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अमरपाली, लगता है कि 2020 साल है वो पूरे देश के लिए तो बुरा जा ही रहा है, इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा जा रहा है। जैसे साजिद, पहले साजिद गए, जब 2020 आया और था तो देन मैं ऐसी अभी जो साउथ के बड़े एक्टर हैं चिरंजीवी, वो भी नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें जो बड़े दिग्गज हैं वो अलविदा कह रहे हैं दुनिया को। कहीं ना कहीं लगता है कि साल का बहुत बुरा साल है 2020 सबके लिए। जब 2020 शुरू हुआ था तो मैं एक दिन हाँ, ऐसी क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाला जो हमारा क्या कहते हैं वीडियो होता है, मैं एस्ट्रोलॉजी। देख रही थी। तो वो उसमें था कि ये सैटर्न का पूरा ईयर है, शनि का साल है पूरा। तो तब तक तो ऐसे ही था कि शायद किसी किसी पे होगा ऐसा जिसका शनि भारी है, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा किसी को नहीं पता था कि सबका शनि भारी है और सबके साथ में ऐसा होने वाला है। लेकिन हाँ, आई थिंक जितना मैंने जो सुना है, जितनी मुझे नॉलेज है, वो शायद 2020 इज लाइक अ सैटर्न ईयर, जो कि थोड़ा सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, हाँ। और शायद बिकॉज ऑफ दैट ही थोड़ा बहुत ये सब कुछ हो रहा है। ओके। कहीं ना कहीं लगता है जो टीवी के कपल्स हैं, अच्छे कपल्स हैं, बहुत कम है जो उनका रिलेशन टिक पाया है। जैसे आपका और यश का है, विवेक दई और दिव्यांका है, या और कपल्स हैं, कुछ ऐसे कपल्स हैं जो ज्यादा देर तक रिलेशन को नहीं कायम रख पाए, उनके बारे में क्या व्यूज हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि उनके रिलेशन में कमी है या किस चीज में कमी रह गई है? नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है कि अब जो हम लोग हैं, मतलब मेल और फीमेल जो हैं, अब क्या हो गया है ना कि इतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी और इतना ज्यादा अ, 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 साथ वाला चीज हो गया है ना। जैसे पहले क्या था कि मम्मी घर का काम करेंगी, पापा ऑफिस जाएंगे, या फिर कुछ लड़कियां हैं जो काम करेंगी और कुछ लोग नहीं करेंगे, तो एक अलग तरीके का सेटअप था कि अच्छा। तो वो भी उतना ग्रेट नहीं था, क्योंकि उसमें लोगों को, लड़कियों को कुछ काम करने का मौका नहीं दिया जाता था, या फिर उनको दबा के रखा जाता था। अब ऐसा हो गया, अब ओवर हो गया है कि अब तो इतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी देखने लगे हम एक दूसरे के उसमें, और हमेशा हमें तो कि तुम ये कर सकती हो तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता, या तुम ये कर सकते हो तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। हम वी आर सो ओपन माइंडेड, एंड हम एक दूसरे को कभी ये नहीं बोलते हैं कि अच्छा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और अगर है भी तो हम लगाना नहीं चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर कि नहीं तुम ये नहीं करोगी या मैं ये नहीं करूंगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि मेरा फ्रीडम रहे, वो सामने वाला भी चाहता है मेरा फ्रीडम रहे। तो बहुत बारी क्या हो जाता है कि जब थोड़ा बहुत ज्यादा एक दूसरे को हम वो कर देते हैं ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ये हो ही जाता है कहीं ना कहीं। और बहुत बारी कुछ कुछ चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं जो हम थोड़े से पुराने संस्कारों से आते हैं, या हमारे पेरेंट्स थोड़े पुराने संस्कारों वाले हैं, या उनका अलग थॉट है, तो वो बोल के रखते हैं कि नहीं भाई, शादी हो गई है, इसी के साथ रहना है, इसी के साथ निभाना है, कैसे भी हो, जो भी हो, अच्छे से रहना है, बच्चा है, मतलब इन द सेंस कि उनका अपना एक तरीका है। लेकिन जब हम थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं और हम इस तरीके की माहौल में होते हैं, तो हम अपने तरीके से सोचने लगते हैं। हमको लगता है अरे भाई, मैं ही क्यों एडजस्ट करता रहूं, या मैं ही क्यों एडजस्ट करती रहूं, ठीक है छोड़ो, नहीं जम रहा है, हट जाते हैं। तो अभी वो सब भी बहुत, सेपरेशन भी बहुत ज्यादा इजी हो गया, डिवोर्स भी बहुत ज्यादा इजी हो गया है, और बहुत ज्यादा लोग मैं हम्म। सच बोलूं, लोग शांति से रहना चाहते हैं, अपने फ्रीडम में, अपनी अपनी इच्छाओं के साथ में, और अपने तरीके से, कोई किसी के बर्डन में नहीं रहना चाहता है।
अगर आप किसी को हैप्पीली किसी उसमें रख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती पुश करके बर्डन में रख रहे हैं तो कोई आप रहना नहीं चाहता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। तो जब वो आपका लेवल भर चुका होता है, आपके क्या बोलते हैं, डोमिनेशन का लेवल लेवल भर चुका होता है, तो डेफिनेटली दे पार्ट अपार्ट, तो वो हो ही वही जाता है। मैंने सभी कपल का नाम नहीं ना ले, काफी टीवी का अच्छा कपल है, रश्मि देसाई और रणदीप संधू, काफी अच्छी जोड़ी थी जो अभी एक साथ नहीं है। तो ये चीजों को लेकर हम बात कर रहे थे। तो जाते जाते एक टास्क देंगे आपको। एक तो पंजाबी पंजाबी चाहिए, थोड़ी सी पंजाबी पंजाबी बोल के बताओ, पंजाबी, और एक ना अच्छा बिल्लो बिल्लो पहले तो रानी का अंदाज हो जाए। मुझे बात करनी है अपने इस सॉन्ग के बारे में, बिंदिया सॉन्ग के बारे में। तेरी बिल्लियाँ, आपने मुझे पूछा भी था कि कैसा क्या तेरी प्रॉब्लम्स आई, तो बिल्लियाँ, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम्स थी चैलेंज क्या मेन। है सबसे बड़ा? और हाँ, केमिस्ट्री को चैलेंज। काफी आप आपके और यश की जो केमिस्ट्री है काफी देखने को मिल रही है, ऑडियंस फैंस काफी इंजॉय कर रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मीम्स भी बन रहे हैं इस पे। हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या चीज सबसे एंजॉय किया, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? या चैलेंज रहा चैलेंज। ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री उभर के आई है। रियल लाइफ जो है हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री जो है वो काफी अच्छे अच्छे तरीके से देखने को मिल रही है, अच्छे से प्रेजेंट की गई है। एक्चुअली उस ये इसमें तो थोड़ा बहुत हाथ हम लोगों के एक्टर होने का भी है कि आई थिंक हम दोनों बहुत ही सीरियस एक्टर हैं कि अगर कैमरे के सामने है तो हमको अपना बेस्ट शॉट देना है। तो डेफिनेटली ये तो 50% था ही। 50% तो डेफिनेटली हम लोगों का अपना अपना रुझान एक दूसरे की तरफ है, एक दूसरे का प्यार है, क्योंकि हर थोड़े दिनों में मुझे यश से प्यार हो जाता है। मैं कभी कभी उसको देखने लगती हूँ। अभी मुझे लगता है लास्ट फ्राइडे या संडे की बात है, हम दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे थे और मैं उसको देख रही थी ऐसे ही, और उसके बाल ऐसे उठ रहे थे, तो मुझे लगा, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इतना इतने हैंडसम लग रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो। मैंने बहुत बारी बोल दिया। तो ये हर थोड़े दिनों में मेरे साथ हो जाता है, ऐसी सेम यश के साथ में भी होता है। तो ये हम लोग का अपना ही जो स्पार्क है वो बना हुआ है, गॉड ग्रेस। चैलेंज हम लोग का सबसे ज्यादा था कि हम शूटिंग कैसे करेंगे, बिकॉज उस वक्त हमको ये बिल्कुल पता नहीं था कि हम कैमरे में शूट करेंगे कैसे दिखेंगे, बिकॉज लाइट्स नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई और दूसरा कैमरा हैंडल करने के लिए नहीं था। तो बस सिर्फ दिमाग में यश ने बोला कि ये सॉन्ग है और हमको शूट करना है। तो मैंने 2-3 बार उसको टाला भी कि कैसे करेंगे, कैसे होगा। और मुझे मेकअप से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मेकअप कौन करेगा, कौन रेडी होगा। बट समहाउ यश ने मुझे कन्विंस किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेट्स डू इट, बिकॉज सॉन्ग बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो बिल्कुल मैंने यश को बोला कि मेरे पास एक ऐप है उसमें शूट करते हैं। तो ये सेड नहीं नहीं नहीं, मेरा जो कैमरा, मेरा जो फोन है हम लोग उस पर ही शूट करते हैं, उसमें अच्छा दिखता है। तो यश का था कि हम लोग नाइट में शूट करेंगे और येलो लाइट में करते हैं, बिकॉज मुझे और यश दोनों को येलो लाइट बहुत पसंद है। तो हम लोग ओके। ने सोचा कि येलो लाइट में शूट करते हैं। तो फिर शूट करना शुरू किया। फिर हमारे जो कुक है उनको बोला, कन्विंस किया कि भाई जो मास्टर शॉट होगा वो आप ले लीजिएगा, जो हम दोनों का शॉट होगा। तो क्योंकि अब सोलो सोलो जो हम लोग कर रहे थे एक दूसरे का क्लोज, वो तो हम लोग खुद कर ले रहे थे। तो ही ऑल्सो एग्री कि अच्छा ठीक है आप कर लीजिए। तो हम लोगों ने फिर वो मास्टर शॉट उनसे करवाया। तो ये सारे थोड़े से चैलेंज थे। फिर कबीर के लिए, कबीर भी एक बड़ा चैलेंज था कि कबीर करने देगा या नहीं करने देगा। बट गॉड ग्रेस, ही वाज वेरी, मतलब वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन। अब जैसे मैंने अभी भी उसको बोला कि मेरा इंटरव्यू है, तो मैं अभी 2 मिनट के लिए गई थी मिलने के लिए। तो बोलता नो नो मामा, यू गो फॉर योर इंटरव्यू, गो फॉर इंटरव्यू। तो उसको भी फ्रीडम मिल जाता है, बिकॉज मैं समझदार है वो, कोऑपरेट कर दे कि मेरी मम्मा का इंटरव्यू है तो जैसा हाँ बोले वैसे ही करना पड़ेगा। तो हाँ, तो पंजाबी इसलिए पंजाबी सुनिए, खतरनाक वाली पंजाबी हमारे अरे पाली, तो ना बिल्लो बिल्लो रानी का पंजाब अंदाज होता है जैसे उसको, पंजाबी वो हमें ना कबूल है सीरियल का तनवीर वाला अंदाज देखना है। अगर आप उसको पंजाबी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? हिंदी में तो सुनेंगे ही, पंजाबी में कैसे बोल सकते हैं उसको? कोई भी डायलॉग कबूल है का? लेके डायलॉग तो मुझे याद भी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कुछ। पंजाबी में कैसे बोलूंगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी ट्राई हो सकती है, स्टार्टिंग में कोशिश की थी ना पंजाबी बोलने की, वैसी हो सकती है। तनवीर दी तलवार सब पर भारी पड़ सकती है। क्या साड़ी बात है। पंजाबी, साड़ी पंजाबी पता साडी पंजाबी ठीक ठाक है, चंगी नहीं हैगी, ऐदा कैसे? साडी बिल्कुल। पंजाबी ठीक ठाक है। साड़ी साड़ी पंजाबी चंगी चंगी नहीं है। तो ये थी मेरे साथ बड़ी प्यारी टीवी एक्ट्रेस आम्रपाली, जिन्होंने काफी सारी बातें की टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी, और पंजाबी में भी हमें काफी कुछ बोल के दिखाया। हालांकि उनकी अच्छी कोशिश रही है पंजाबी में, और पूरी जो अपनी जर्नी रही है, अपना स्ट्रगलिंग पीरियड है, उसके बारे में भी बताया, और यह सब उनकी केमिस्ट्री के बारे में बताया, उनका मिलना कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई।
बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच आम्रपाली। थैंक यू, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।